देखिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्जन के बारे में। तो इन्वर्जन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर डीएनए के, न्यूक्लियर डीएनए, जब आप किसी यूकैरियोटिक सेल की बात करते हो तो यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है, उसको हम न्यूक्लियर डीएनए बोलेंगे। न्यूक्लियर डीएनए में आप देखोगे कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें डीएनए कंटेंट चेंज नहीं होते। नो चेंज इन डीएनए कंटेंट। बेसिकली हम लोग साइटोजेनेटिक्स टॉपिक जो है उसमें क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर के बारे में, जो चेंज इन क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर कंडीशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे इन्वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो प्रोसेस होगा इन्वर्जन, इन्वर्जन में कोई भी जो है स्ट्रक्चरल जो है यहाँ पे चेंजेस तो मिलेगा, लेकिन डीएनए कंटेंट में कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो देखिए इन्वर्जन दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के इन्वर्जन हैं। एक होता है पैरासेंट्रिक, पैरासेंट्रिक, और दूसरा होता है पेरीसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन एंड पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन बहुत ही इजी है ये टॉपिक, और इन्वर्जन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं सीएसआईआर में और अदर्स एग्जाम्स में भी। अगर मैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन की बात करूं, सपोज ये एक क्रोमोजोम है और इस क्रोमोजोम का ये सेंट्रोमियर है। यहाँ पे भी मैं एक क्रोमोजोम बना लेता हूँ और यहाँ पे सेंट्रोमियर दिखाता हूँ। यहाँ मैं जीन ले रहा हूँ ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। सेम यहाँ पे भी जीन मैं ले रहा हूँ ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अब यहाँ पे इन्वर्जन होगा। जब इन्वर्जन होगा तो पता चला कि सी, डी, ई में इन्वर्जन हुआ। यहाँ पे कट लगा, यहाँ पे कट लगा, और ये सेगमेंट कट लगने के बाद 180 डिग्री रोटेशन होगा, और जो सेगमेंट कट हो गया है वो रोटेट होने के बाद फिर से ज्वाइन कर जाएगा। और जब ज्वाइन करेगा तो आपका जो जीन ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, ई, डी, सी एंड एफ। तो ये इतना पोर्शन जो देख रहे हैं आप डीएनए का, ये इसमें इन्वर्जन हो गया। अब डीएनए सीक्वेंस चेंज हो गया, ई, डी, सी। इन्वर्टेड सेगमेंट में अगर सेंट्रोमियर ना हो, जितना पोर्शन का इन्वर्जन हुआ ना उसमें अगर सेंट्रोमियर नहीं है, तो ऐसे इन्वर्जन को पैरासेंट्रिक इन्वर्जन बोलेंगे। पैरासेंट्रिक का मतलब पैरा मीन्स साइड में, सेंट्रिक मीन्स सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के बगल में साइड में अगर इन्वर्जन है, वो सेगमेंट का इन्वर्जन हो रहा है जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व ना हो, उसको हम पैरासेंट्रिक इन्वर्जन बोलते हैं। पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में इन्वर्जन सपोज इन सेगमेंट का हो जाए बी सी डी का। बी सी डी का जब इन्वर्जन होगा तब आप देखोगे यहाँ पे सीक्वेंस हो जाएगा ए, डी, सी, बी, ई और एफ। ठीक है, तो ये होता है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में 180 डिग्री का रोटेशन होगा और रीज्वाइन कर जाएंगे। जो डीएनए क्लीव हुआ है वो फिर से ज्वाइन करेगा। और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में आप देख रहे हो कि सेंट्रोमियर जो है इन्वर्टेड रीजन में है, इन्वर्टेड रीजन में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है। तो ये दो तरीका होता है, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक टाइप ऑफ इन्वर्जन।
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या इन्वर्जन होने से सेल का जो डीएनए है, डीएनए कंटेंट, उसमें क्या कोई चेंजेस आ रहा है? तो नहीं आ रहा। तो यही कंडीशन आप यहाँ पे लिखे हैं कि नो चेंज इन डीएनए कंटेंट, कुछ ऐसा हो जिसमें डीएनए कंटेंट चेंज ना हो। लेकिन अगर मैं डिलीशन या डुप्लीकेशन की बात करता, तो डिलीशन में डीएनए कंटेंट डिक्रीज करेगा और डुप्लीकेशन में डीएनए कंटेंट सेल का इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर मैं इन्वर्जन की बात करता हूँ या फिर ट्रांसलोकेशन की बात करूँगा, तो उसमें डीएनए कंटेंट चेंज नहीं हो रहा। जब इन्वर्जन होता है तो उससे क्या चेंजेज आते हैं? इन्वर्जन जब होगा तो लिंकेज पैटर्न चेंज हो जाता है। चेंज इन लिंकेज पैटर्न। देखिए लिंकेज पैटर्न होता क्या। सपोज मैंने एक क्रोमोजोम बनाया, ये मान लीजिए कि क्रोमोजोम नंबर 1 है, इस पे कोई जीन ए प्रेजेंट है, एक बी प्रेजेंट है, यहाँ सी प्रेजेंट है, एक डी प्रेजेंट है, एक जीन ई प्रेजेंट है। ये कुछ जीन्स जो है एक क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है। इन सभी जीन को लिंक्ड जीन बोलेंगे और इनमें लिंकेज, तो एक क्रोमोजोम पे जितने भी जीन प्रेजेंट होते हैं उनको हम लिंक्ड जीन बोलते हैं और वो लिंकेज शो करते हैं। लिंकेज शो करने का मतलब कि अगर ये इनहेरिट हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग में, तो इनके एक साथ जाने के चांसेज हैं या नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, तो ए और बी के बीच में जो लिंकेज है, लिंकेज पैटर्न जो शो करेंगे, वो लिंकेज काफ़ी ज़्यादा है। जबकि ए और डी रिलेटिवली अगर आप देखो ए और डी को, तो यहाँ पे लिंकेज बहुत कम है। ए और डी में डिस्टेंस ज़्यादा है। जहाँ पे जीन में डिस्टेंस बहुत कम होगा वहाँ पे लिंकेज हाई होगा। जहाँ पे जीन में डिस्टेंस जो है, दो जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उनके बीच में लिंकेज कम होगा। और अगर लिंकेज कम है, ए और बी के बीच में लिंकेज कम है, तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस यहाँ पे कम है। तो इस वजह से ए और बी जीन एक साथ गैमीट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। यहीं पे ए और डी के बीच में लिंकेज ज़्यादा है, सॉरी लिंकेज जो है कम है और डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये लिंक्ड जीन है और लिंक्ड जीन में आप लिंकेज कैसा शो कर रहे हैं, लिंकेज पैटर्न क्या है, जो सीक्वेंस है जीन का वो ए बी सी डी और ई है। लेकिन अब यहीं पे सपोज अगर मैं दिखाता हूँ कि सी और डी में इन्वर्जन हो गया, तो अब डी यहाँ आ गया और सी यहाँ आ गया। सी और डी में जब इन्वर्जन होगा तो ऐसा कंडीशन होगा। अब जो लिंकेज है, पहले लिंकेज कैसा था, लिंकेज पैटर्न कैसा था, जो जीन सीक्वेंस था वो कैसा था, जीन ऑर्डर जो था वो कैसा था, ए बी सी डी ई। लेकिन जब इन्वर्जन हुआ तो अब जीन ऑर्डर चेंज हो गया, अब ए बी डी ई सी हो गया, डी सी ई हो गया। तो लिंकेज पैटर्न चेंज होता है इन्वर्जन की वजह से। और जो है यहाँ पे पोजीशन इफेक्ट हो सकता है। पोजीशन इफेक्ट, पोजीशन इफेक्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक क्रोमोजोम बनाऊं, तो ये क्रोमोजोम में बीच में ये मैं सेंट्रोमियर दिखाता हूँ। होता क्या है कि जो सेंट्रोमेरिक रीजन होता है ये बेसिकली हेट्रोक्रोमेटिन रीजन होता है। हेट्रोक्रोमेटिन ऐसा डीएनए सीक्वेंस, डीएनए का रीजन होता है जो हाईली क्वाइल्ड होता है, मोर कंडेंस्ड होता है। तो हेट्रोक्रोमेटिन रीजन मोस्टली आपको नियर द सेंट्रोमियर आपको मिलेंगे। और इधर वाला जो रीजन है ये यूक्रोमेटिन है। यूक्रोमेटिन रिलेटिवली लेस क्वाइल्ड होता है। अब मैं एक जीन दिखाता हूँ हेट्रोक्रोमेटिन में ए है, एक जीन यहाँ पे दिखाता हूँ बी है, एक जीन इधर है सी है। तो ए जीन का एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि वो हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में है और हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में डीएनए मोर कंडेंस होता है। जबकि सी और डी
सी और बी जीन यहाँ पे दो हैं, इनका एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि ये लेस क्वाइल्ड रीजन में है जहाँ पे डीएनए एक्सप्रेसिव है, तो वहाँ पे जीन का एक्सप्रेशन होगा। अब मान लीजिए कि इन्वर्जन हुआ और ये बी जीन यहाँ पे आ जाए। बी जीन जो है इन्वर्जन होने की वजह से अब वो यू क्रोमेटिन से निकलकर हेटेरोक्रोमेटिन रीजन में चला है, तो इस केस में क्या बी जीन का एक्सप्रेशन हो पाएगा? नहीं। जब पहले वो यू क्रोमेटिन रीजन में था तो यहाँ से प्रोटीन बन रहा था और प्रोटीन की वजह से कोई फिनोटाइप आ रहा था, फिनोटाइप मिल रहा था। लेकिन अगर यही जीन हेटेरोक्रोमेटिन रीजन में जाएगा तो यहाँ पे कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, नो एक्सप्रेशन, नो एमआरएनए सिंथेसिस एंड नो ट्रांसलेशन। इस केस में फिनोटाइप नहीं आएगा। तो जो ये इफेक्ट आता है जीन के पोजीशन के चेंज होने की वजह से, इसी को बोलते हैं पोजीशन इफेक्ट। तो इन्वर्जन की वजह से पोजीशन इफेक्ट भी आ सकता है। पोजीशन इफेक्ट एक एपिजेनेटिक चेंजेज होता है। पोजीशन इफेक्ट जो है एग्जाम्पल है एपिजेनेटिक चेंजेज। एपिजेनेटिक चेंजेस क्या होते हैं समझ लेते हैं। जैसे सपोज मैंने एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाया। ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है यहाँ से लेके यहाँ तक एक जीन है। ये जीन में अगर कोई यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे ए और टी है पर्टिकुलर पोजीशन पे। अब ए और टी यहाँ पे अगर रिप्लेस हो जाए, जी और सी आ जाए, तो हम कहेंगे कि ट्रांजिशन हो गया, एक बेस पेयर चेंज हो गया। अब यहाँ पे ये डीएनए में एक पॉइंट म्यूटेशन हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एटी था, वहाँ पे जीसी आ गया, तो पॉइंट म्यूटेशन हो गया। तो सपोज ये जो जीन है, ये कोई जीन एक्स है, तो ये पहले वाइल्ड टाइप था जब एटी था, लेकिन यही जीन एक्स चेंज हो जाता है म्यूटेंट टाइप में, और म्यूटेंट टाइप में जब जीसी आ जाता है। जब पहले 80 होता है तो फिर नॉर्मल होता है, वाइल्ड टाइप होता है, लेकिन म्यूटेंट टाइप जीन में 80 रिप्लेस्ड हो जाता है जीसी से, तो एक ट्रांजिशन हो गया। ये जैसा चेंज आपको नजर आता है इसको बोलते हैं जेनेटिक चेंज। जेनेटिक चेंज का मतलब कि डीएनए सीक्वेंस में चेंज होना, डीएनए सीक्वेंस में थोड़ा सा पोर्शन डिलीशन या एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट कर जाना, या इंसर्शन हो नया न्यूक्लियोटाइड का, है ना। तो ये जेनेटिक चेंजेज होता है, इस टाइप का म्यूटेशन जो होता है। एपिजेनेटिक चेंजेस क्या होगा? एपिजेनेटिक चेंजेस में होता क्या है कि यही जो जीन है इसके सीक्वेंस में चेंज ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी फिनोटाइप ना आए। तो हो सकता है कि इस जीन में क्वाइलिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, या इस जीन का पोजीशन दूसरी जगह चला जाए, चेंज हो जाए, पोजीशन इफेक्ट आए। तो जब ये जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा और इसके सीक्वेंस में भी चेंज नहीं हुआ है, म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो ऐसे चेंजेस को बोलते हैं एपिजेनेटिक चेंजेस। देखो जब ये वाइल्ड टाइप था तब ये एक्सप्रेस करता था, प्रोटीन बनता था, लेकिन जब ये म्यूटेंट टाइप हुआ तो म्यूटेंट प्रोटीन या प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा। तो एक्सप्रेशन ना होने के कारण एक तो म्यूटेशन है जेनेटिक चेंजेज, और एक होता है एपिजेनेटिक चेंजेज कि उस जीन का पोजीशन चेंज हो जाए, उस जीन में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाए, क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन हो जाए, जिसकी वजह से इसका एक्सप्रेशन ना हो। तो ऐसा चेंजेज एपिजेनेटिक चेंज होता है। एपिजेनेटिक चेंज में उस डीएनए में, डीएनए सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं होता है, डीएनए को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, डीएनए का एक्सप्रेशन किसी तरीके से रोक देते हैं। एपिजेनेटिक चेंजेज में ऐसा होता है। और क्या हो सकता है? चेंज इन जीन एक्सप्रेशन, चेंज इन जीन एक्सप्रेशन, जीन के एक्सप्रेशन में चेंज होगा। तो जब जीन के एक्सप्रेशन में चेंज होगा तो फिनोटाइप में भी चेंज होगा, चेंज इन फिनोटाइप।
जो होमोलॉगस पेयरिंग होता है ड्यूरिंग मियोसिस, वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम pairing of homologous chromosomes do not occur at inverted place। देखो पेयरिंग नहीं होता है, पेयरिंग एक तरीके से सप्रेस हो जाता है, लेकिन फिर भी पेयरिंग होता है, क्योंकि अगर पेयरिंग नहीं होगा तो गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो पेयरिंग होने के लिए डीएनए को एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चेंज होना पड़ता है। अभी मैं वो कंडीशन दिखाता हूँ कैसे होता है। इन्वर्जन एक्ट एज अ क्रॉस ओवर सप्रेसर। इन्वर्जन एक्ट एज क्रॉस ओवर सप्रेसर। अब आप सोच रहे होगे क्रॉस ओवर सप्रेसर कैसे ही है, तो देखिए समझ लें। अब मैं यहाँ पे एक क्रोमोजोम बनाया है, ये मान लीजिए कि क्रोमोजोम नंबर 1 है, इसकी एक कॉपी और बनाया, ये भी क्रोमोजोम नंबर 1 है, एक मैटरनल है एक पैटर्नल है, तो दोनों क्रोमोजोम सेम है, तो दोनों क्रोमोजोम होमोलॉगस हैं। अब मैं यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई एंड एफ जीन दिखाता हूँ, और यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी डी ई एफ दिखाता हूँ। मैं स्मॉल ए भी लिख सकता था, लेकिन मैं होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन दिखाना चाहता हूँ। दोनों तरफ स्मॉल ए हो सकता है, या दोनों तरफ कैपिटल ए भी हो सकता है, या एक क्रोमोजोम पे कैपिटल ए और एक क्रोमोजोम पे स्मॉल ए, या एक क्रोमोजोम पे कैपिटल बी या एक क्रोमोजोम पे स्मॉल बी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट का केस दिखाया। अब इनमें से किसी एक क्रोमोजोम में इन्वर्जन हो जाए, सपोज यहाँ पे इन्वर्जन हो गया, सी डी ई के बीच में इन्वर्जन हो गया, तो जब इन्वर्जन होगा तो यहाँ से ये वाले जीन की पोजीशन चेंज हो जाएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें ज़रा, इन्वर्जन होने की वजह से ऐसा कंडीशन हो गया। अब आप देखें तो ए जीन के सामने ए जीन है, इनमें पेयरिंग हो सकता है क्योंकि दोनों होमोलॉजी शो कर रहे हैं। बी और बी के बीच में होमोलॉगस पेयरिंग हो सकता है, होमोलॉजी शो कर रहे हैं। एफ के भी सामने एफ है, तो इनके बीच में होमोलॉगस पेयरिंग हो सकता है। डी भी कहीं ना कहीं करेंगे, लेकिन ये साइड में सी ई है जो कि होमोलॉजी शो नहीं कर पा रहे हैं, ई और सी यहाँ पे होमोलॉजी शो नहीं कर पा रहे हैं, तो ओवरऑल ये पूरा सेगमेंट आपस में पेयरिंग नहीं कर पाएगा। होमोलॉगस पेयरिंग एक तरीके से नहीं हो पाता है उस रीजन पे जहाँ पे सेगमेंट, जो सेगमेंट में इन्वर्जन हुआ है, तो होमोलॉगस पेयरिंग नहीं हो पाएगा। सेकेंड चीज़ की क्रॉसिंग ओवर भी नहीं हो पाएगा। अब ए और बी के बीच में तो क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, यहाँ पे जहाँ पे इन्वर्टेड रीजन है, ये रीजन है, यहाँ पे चूंकि दोनों जीन के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होना है, या सी और डी या डी और ई के बीच में, उसके सामने सी और डी नहीं है, या उसके सामने डी और ई नहीं है, तो सेम जीन अगर नहीं होंगे, उनके जो एलील हैं जीन के, वो दोनों सेम एलील नहीं होंगे, तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। तो जिस रीजन में क्रोमोजोम पे इन्वर्जन होता है, उस रीजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कैसे किया जाए? इन्वर्जन एक तरीके से क्रॉस ओवर सप्रेसर है, लेकिन इन्वर्जन होता भी है। जब मियोसिस होगा तो इन्वर्जन वहाँ पे होता है मियोसिस 1 में, और होमोलॉगस पेयरिंग भी होता है। तो कैसे होता है? तो कुछ इस तरीके से क्रोमोजोम मॉडिफाई कर जाता है। मैं ये क्रोमोजोम, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर दिखाता हूँ। ये क्रोमोजोम जो है, एक ये नॉर्मल क्रोमोजोम है और ये इन्वर्टेड क्रोमोजोम है। तो मैं नॉर्मल क्रोमोजोम को पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ।
ए जीन, बी जीन, यहाँ पे सेंट्रोमियर है, सी जीन, डी जीन, ई और एफ जीन है। और एक मैं इन्वर्टेड क्रोमोसोम को दिखा देता हूँ। इस तरीके से इन्वर्टेड क्रोमोसोम बनेगा। ए है, बी है, उसके बाद सेंट्रोमियर है, उसके बाद ई के सामने ई आ गया, डी के सामने डी आ गया, उसके बाद सी के सामने सी आ गया और फाइनली एफ के सामने एफ आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए, ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, ई के सामने ई है, तो इनमें होमोलॉगस पेयरिंग हो रहा है। तो कहीं इस तरीके से जीन को अरेंज होना पड़ता है, क्रोमोसोम को अरेंज होना पड़ता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा तो होमोलॉगस पेयरिंग हो पाएगा। अगर इन्वर्जन होता है तो एक तरीके से होमोलॉगस पेयरिंग को सप्रेस करता है, लेकिन फिर भी होमोलॉगस पेयरिंग होता है। और अब मान लीजिए कि यहाँ पे सी और डी के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए। सी और डी के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा? अगर सी और डी के बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये सेगमेंट इधर मैं हटा देता हूँ इसको। अब ये वाला क्रोमोसोम, ये जो मैं दिखा रहा हूँ कलर से, ये वाला क्रोमोसोम अलग हो जाएगा। इसको अलग बना लेते हैं। ए, बी, उसके बाद एक सेंट्रोमियर, एक सी, फिर डी, फिर ई, फिर सेंट्रोमियर, उसके बाद फिर बी एंड ए। इसके बाद एक सेगमेंट और दिख रहा है, ये वाला। इसको भी बना लेते हैं। एफ, ई, डी, एफ, बस ये क्रोमोसोम है। अब मुझे बताइए, जो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम जो ऊपर दिखाया है, ये डाइसेंट्रिक नजर आ रहा। तो डाइसेंट्रिक एक ब्रिज मिलता है या डाइसेंट्रिक फ्रेगमेंट्स मिलता है। डाइसेंट्रिक मीन्स कि दो सेंट्रोमियर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और एक कैसा मिलता है? एक एसेंट्रिक मिलेगा, एसेंट्रिक फ्रेगमेंट्स मिलता है। तो अगर पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, ये कंडीशन मैंने दिखाया, ये देखिए पैरासेंट्रिक है क्योंकि इन्वर्टेड सेगमेंट में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, तो एक तरीके से पैरासेंट्रिक है। और जब पैरासेंट्रिक होता है तो वहाँ पे आपको डाइसेंट्रिक और एसेंट्रिक फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, ये ध्यान में रखना है। अब जो डाइसेंट्रिक फ्रेगमेंट है, इसमें कौन कौन से जीन हैं? तो दो जीन ए के हैं, दो जीन बी हैं, सी, डी और ई है। तो इसमें आप देख रहे हो कि ए और बी डुप्लीकेट कर गया, और कौन सा जीन मिसिंग है? तो ए एंड बी ये डुप्लीकेट कर गए हैं और यहाँ पे एफ मिसिंग है डाइसेंट्रिक फ्रेगमेंट में। अगर यही ए सेंट्रिक की बात करें तो एफ जो है डुप्लीकेट कर गए हैं, ई है, डी है, जबकि ए, बी और सी, सॉरी यहाँ पे सी भी होगा, इस तरीके से एफ ई डी सी, एफ होगा, ठीक है। तो यहाँ सी भी होगा, ये सी में हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, सी है तो एफ डुप्लीकेट कर गया है, सी, ई, डी ये जीन प्रेजेंट हैं, लेकिन ए बी जो है वो अब्सेंट है एसेंट्रिक फ्रेगमेंट में। तो डाइसेंट्रिक फ्रेगमेंट में कुछ जीन डुप्लीकेट कर गए, कुछ जीन डिलीट हो गए, और जो जीन डुप्लीकेट किए हैं वो अगले वाले एसेंट्रिक में एब्सेंट हो गए, और जो जीन जैसे एफ माइनस उधर है डाइसेंट्रिक में, तो एसेंट्रिक में एफ प्लस कंडीशन है। तो ये समझ लेना कि इन्वर्जन होने की वजह से
एक हमें डाइसेंट्रिक फ्रेगमेंट मिलता है और एक एसेंट्रिक फ्रेगमेंट मिलता है। अब यही कहानी समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए कि 100 सेल्स हैं और ये सभी सेल्स मियोसिस में गए, तो मियोसिस में सपोज कि 50% सेल में इन्वर्जन ना हो, नो इन्वर्जन, 50% सेल में इन्वर्जन नहीं हुआ एंड 50% सेल में इन्वर्जन हुआ, और ये जो 50% सेल में इन्वर्जन हुआ है इनसे जो गैमीट बनेंगे, इन्वर्जन इस टाइप का इन्वर्जन जो हुआ है पैरासेंट्रिक, इसमें जब गैमीट बनेंगे तो 25% ऐसे होंगे जिसमें डाइसेंट्रिक फ्रेगमेंट्स मिलेगा और 25% ऐसे होंगे जिसमें एसेंट्रिक फ्रेगमेंट मिलेगा। तो 100 सेल में सपोज कि जो है मैं 100 गैमीट्स बना रहा हूँ, तो 100 गैमीट्स में हमारे 50 गैमीट्स ऐसे होंगे जिसमें इन्वर्जन नहीं हुआ, इन्वर्जन नहीं हुआ है और वो सभी नॉर्मल होंगे, और 50% जिसमें इन्वर्जन हुआ है और इन्वर्जन होने के बाद उसमें क्रॉसिंग ओवर भी हुआ है, तो आपको फिर 25% डाइसेंट्रिक एंड 25% एसेंट्रिक फ्रेगमेंट मिलेंगे। लेकिन होता क्या है कि ज़रूरी नहीं कि सभी में जो इसमें इन्वर्जन हुआ है इसमें से अगर 40% ऐसे हैं जिसमें क्रॉसिंग ओवर ना हो, नो क्रॉसिंग ओवर, तो ये सभी इन्वर्जन भले हुआ लेकिन अगर उसमें क्रॉसिंग ओवर ना हो तो हमें डाइसेंट्रिक और एसेंट्रिक फ्रेगमेंट नहीं मिलेंगे, हमें दो सेल मिलेंगे और गैमीट के टाइम पे दो सेल का फॉर्मेशन होगा, जीन सारे रहेंगे लेकिन कोई जीन डिलीशन या इंसर्शन का डुप्लीकेशन का केस नहीं होगा। इन्वर्जन प्लस क्रॉसिंग ओवर दोनों जब होगा तभी हमें डाइसेंट्रिक और एसेंट्रिक फ्रेगमेंट मिलेगा। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो इन्वर्टेड वाला सेगमेंट, इन्वर्टेड क्रोमोजोम, जैसे ये क्रोमोजोम है, ये इन्वर्टेड है, अगर ये किसी सेल में इंटैक्ट जाता है तो उसमें सभी जीन तो प्रेजेंट है, ए बी सी डी ई एफ, तो एम्ब्रियो वाइबल होगा, एम्ब्रियो सरवाइव करेगा, और नॉर्मल है तो वो तो सरवाइव करेगा ही करेगा। लेकिन अगर 100% में कुछ परसेंट ऐसे हैं जिसमें इन्वर्जन हुआ है और उस इन्वर्जन में क्रॉसिंग ओवर भी हुआ है, तो क्रॉस ओवर जो प्रोडक्ट होंगे, जो गैमीट्स आएंगे, वो सभी नॉन वाइबल होंगे। CSIR में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, यूनिट 8 में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, चेक करिए, और आपको बहुत सारा क्वेश्चन इससे मिलेगा। तो आज के लिए बस इस टॉपिक में इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे डिस्कस करेंगे किसी अदर टॉपिक के बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो सब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए।